celebration and showcasing of the finest traditions of our contemporary writings of prose, poetry and music. आप पे एक शेर मैं सुनाना चाहूँगा स्मिता जी को, जो उन पे माफिक बैठता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ये ज़िक्र नीम शबी, ये मुराद के, ये सुरूर तेरी खुद ही के निगाह-ए-बां नहीं तो कुछ भी नहीं। सितारों के आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तिहां और भी है। तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। Please give her a big hand for making Litofest possible. All creative people often with a beautiful poem, which is one of my favorites, by Janab Ahmed Faraz, when he talks about the power of dreams. And he's trying to tell us that our dreams never die if we incubate them with all commitment in our hearts. ख्वाब मरते नहीं, ख्वाब मरते नहीं, ख्वाब दिल है ना आंखें ना सांसें कि जो रेजा रेजा हुए तो बिखर जाएंगे, जिस्म की मौत से ये भी मर जाएंगे। ख्वाब मरते नहीं, ख्वाब तो रोशनी है, नवा है, हवा है, ख्वाब सुकरात है, ख्वाब मंसूर है, ख्वाब कभी मरते नहीं। शुक्रिया। किशन बुलाना चाहूँगी हमारे पीछे पंकज दुबे जी को, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी उनसे कि वो स्टेज पे आए और दो शब्द स्टेज पे ही है। Thank you. It started, the Litofest started. I got a call from my publisher in Delhi, Penguin. ये मुंबई में there is this Litofest Mumbai happening. वहाँ पे first best published book of an author award हो रहा है, for which we have sent your book. You can go and attend. और उसके बाद मैं आया Litofest और कभी लौटा ही नहीं। तो अब 5 साल हो गए और खूब सारी बातें बोल दी गई हैं, और मैं हमेशा खुद को ऐसा हुआ कि तो क्या हुआ कि एक बार किसी जूते की कंपनी ने अपने 2 विक्रेताओं को अफ्रीका में कहीं भेजा था ताकि नए बाजार की तलाश की जा सके। 3 दिनों के बाद पहले विक्रेता का तार कंपनी को आता है कि शीघ्र वापस लौट रहा हूँ, यहाँ व्यापार की असीमित संभावना, यहाँ व्यापार की कोई संभावना नहीं, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह आ गया हूँ जहाँ सभी नंगे पाँव रहते हैं। और अगले 3 महीनों तक दूसरे विक्रेता की कोई खबर कंपनी को नहीं मिलती है। 3 महीनों के बाद उसका भेजा एक मोटा लिफाफा कंपनी को मिलता है, खोलने पे एक पत्र होता है, 10 लाख ऑर्डर्स भेज रहा हूँ, यहाँ व्यापार की असीमित संभावना है, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह आ गया हूँ जहाँ सभी नंगे पाँव रहते हैं। तो मतलब एक साथ दोनों एक ही जगह आए थे, लेकिन दोनों के नजरिए में फर्क था, दृष्टिकोण में अंतर था, और उन्होंने एक ही चीज को अलग तरीके से देखा। ऐसे ही पूरे देश में आज जब हर शहर महानगर में लिटोफेस्ट की बाढ़ है, तब स्मिता को ये बात सूझी कि क्यों ना हम लोग पोटेंशियल को सेलिब्रेट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए एक लिटरेचर फेस्टिवल करें, क्योंकि नामी गिरामी बहुत सारे लोग हर जगह आ रहे हैं। क्यों ना हम लोग कैच देम यंग को अपना बनाए पोजिशनिंग कोड, और हम लोग उन लोगों को जो प्रतिभा कल परसों या उसके बाद वाले दिन इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने का उन्होंने जो काम शुरू किया, Kritika, you can come. Thank you. Okay, sir. Now I would like to request Smita ma'am to come up on stage and felicitate our guest. Sushant. Good afternoon, everyone. I always feel that one of the best answers of any question is the way you answer them, or particularly any specific question. तरीकों और सलीकों में बहुत कुछ समझ में आ जाता है, और लिटोफेस्ट ऐसी जगह है जहाँ पे इन बातों के बारे में बात की जाती है। तो मैं बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा लिटोफेस्ट का, स्मिता जी का, जो मुझे यहाँ पे जिन्होंने बुलाया और आप सबके बीच में बैठाया। थैंक यू सो मच। I would like to call upon Ms. Riya Chakrabarti on stage.
हेलो एवरीबॉडी। स्टेज पे तो मैं हुई और बहुत एक्साइटेड हूँ स्टेज पे होने के लिए आप सब लोगों के सामने। थैंक यू, आपने अपना समय निकाला और यहाँ आए, और स्मिता जी को बहुत बहुत सलाम कि आप ऐसी कमाल की चीज़ें कर रही हैं लिटो फेस्ट की तरह। बहुत ज़रूरी है लिटरेचर को बचाना, और जैसे सुशांत ने कहा बोलने के तरीके और सलीकों को बचाना। तो चलो जमाते हैं मोहन। Moving ahead, again I would like to call upon Smita ma'am. Ms. Smita ji. आपको मेरी ही तलाश है। क्या आप जानते हैं किन किन रास्तों से गुजरकर मैं आपकी दुनिया तक आई हूँ? मेरी जिज्ञासा से आप क्यों मायूस होते हैं, क्यों इतनी तकलीफ सहते हैं? मैं तो बस एक बची हुई लड़की की भागी हुई अंगड़ाई हूँ। मैं तो बस एक बची हुई लड़की की भागी हुई अंगड़ाई हूँ। आपकी दुनिया ये है? क्या बात है। यहाँ तो 1000 कमरों में 2000 खोखले इंसान रहते हैं। सब कहते हैं अरे भाई उसकी तो नीयत भी खराब है। नियत तो दूर की बात, पहली बार आपके घर आई हूँ, एक गिलास पानी तो मांग लूँ। मगर मालूम होता है कि यहाँ लोग एक दूसरे से नहीं गूगल से बात करते हैं। आप कहें तो चलो आंखें भी मूंद लो। फिर आप पूछते हैं मैं कौन हूँ, कैसी हूँ? अरे अरे आप तो लाजवाब हैं। सच में जानना चाहते हैं? तो आइए बैठिए, आपको सुनाती हूँ एक बची हुई लड़की की भागी हुई अंगड़ाई के दिल का हाल। इस दुनिया में भटकते हुए यूं ही चलते चलते एक दिन एक आईने में अपनी तस्वीर नजर आई। उस तस्वीर में जिंदगी की दस्तूर नजर आई। होश में मैं अपनी परछाई से कोसों दूर नजर आई। एक नजर झुकी तो वह नादानी फिर से नजर आई। कहते हैं बड़े आराम से ढूंढो अपनी उस पहचान को। कहते हैं बड़े आराम से ढूंढो अपनी उस पहचान को। पर वो तो कोसों दूर रूठी हुई थी बैठी। मेरी गुस्ताखी को गुस्ताखी ना समझे। अब कैसे मनाऊं उसे जिसके बिना कोई मुझे ही ना समझे। तो फिर उस आईने में कैद अपनी तस्वीर से कहा मैंने कि तेरी परछाई से डर के चली गई मेरी परछाई। तूने मेरी उस चीज को भी डरा दिया, उसके साथ साथ मेरा वजूद भी मिटा दिया। उफ, ये दास्तान तो चलती चली जा रही है। कैसे समझाऊं कि उस आईने ने मेरा कितना नुकसान करा। उस आईने से बचती बचाती मैं एक लाइब्रेरी आ पहुंची। वहां मेरी मुलाकात एक किताब से हुई। पता चला कि वो मेरी जिंदगी की ही किताब है। और मैंने देखा कि मेरी जिंदगी की किताब में हजारों पंक्तियां मंडराती हैं। उन्हें यादों के छोटे से कटघरे में कैद रखकर उन्हें मैं इंसाफ कैसे दूं? उन पलों का समझौता मेरी सांसों से है। एक एक पल जो मैंने जिया पूरी ईमानदारी से अपने उन सांसों को कुर्बान किया। फिर क्यों यादें बस इतनी सी पर जिंदगी इतनी गहरी सी। लेकिन कुछ 1-1.5 पल मैंने ऐसे जिए मानो पूरी दास्तान ही हो उसमें बसी।
बात ही कुछ और है। सर एक कहना चाहेंगे कि मोदी जी ने जो कहा है कि कश्मीर में अब बॉलीवुड सही बात है। सर 370 के डिसीजन देखिए, इस तरह की कोई भी चीज़ हो, इस तरह का कोई भी इनिशिएटिव हो, सिर्फ उसको प्रोत्साहन ही नहीं देना चाहिए, इसमें दिल से शरीक भी होना चाहिए। मुझे लगता है कि समाज जिस दिशा में जा रहा है, हम जितने संवेदनहीन होते जा रहे हैं, हम जितने मशीनी होते जा रहे हैं, हम जितने सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं, उनमें एक ही चीज़ हमें बचा सकती है, और वो लफ्ज़ है, वो अल्फाज हैं, वो शब्द हैं, और वो किताबें हैं, वो हमारा साहित्य है। साहित्य और कला, यही चीज़ है जो हमें इंसान को इंसान बनाए रखने में सहायक और ऐसा कोई भी इनिशिएटिव जो इन चीज़ों को आगे लेके आता हो, हमारे ख्याल से हम सबको उसमें जुट जाना चाहिए। सर लिटरेचर को किस तरह से बढ़ावा, क्योंकि आजकल लोग ज़्यादा किताबें पढ़ते नहीं हैं, तो इसको किस तरह से बढ़ाया जाए कि जो युवा है वो ज़्यादा पढ़ सके, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके लिए मुझे लगता है सब, कई बार मेरे पास बहुत सारे लोग हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, टीवी बहुत देखता है, तो मैं उन माँ बाप को कहता हूँ आपने देखना छोड़ दिया क्या? प्रेरणा घर से मिलती है। देखिए, आपको अपने एक वैसा माहौल पैदा करना है, जो बच्चा जब बड़ा होता है, जब आप पौधे को वृक्ष में तब्दील करते हैं, तो उसे पानी देते हैं, खाद देते हैं, उसे अच्छी ज़मीन देते हैं, तो अच्छी ज़मीन, पानी, खाद ये घर में से ही आएगा। जैसे मैं किताबों के बीच में पढ़ा हुआ, मैंने ज़िंदगी के जो सबसे बड़ा जो टीचर है वो हिंदी किताबें, हिंदी सिनेमा, हिंदी उर्दू की शायरी और कविताएँ, ये मेरे ज़िंदगी के सबसे बड़ा टीचर। मुझे मेरे ख्याल से ऐसा इसलिए हुआ कि वो माहौल, मैं किताबों के बीच में बड़ा हुआ, मैं इसके लिए मेरे माँ बाप का धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसलिए मैंने ये कोशिश की कि मैं जब भी मेरा घर बनाऊँ, छोटे छोटे जो भी घर मैंने बनाए, मैंने ये कोशिश की उसमें एक लाइब्रेरी सबसे पहले। अगर आप उस माहौल को पैदा नहीं करेंगे तो आप चीज़ों से दूर होते चलेंगे। सर आज जो ऑर्गेनाइजर स्मिता जी ने किया है, सच अ गुड इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, स्मिता जी के बारे में आप क्या कहेंगे? स्मिता को मैं बुला के कहना चाहूँगा, स्मिता उनके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, धन्यवाद छोटा शब्द है। मैं धन्यवाद कह के इस काम को छोटा नहीं करना चाहता, क्योंकि देखिए ये काम आसान नहीं होता। आपको लगता होगा कि 4-5 स्पीकर इकट्ठा कर लिया, ऐसा माइक लगा दिया और कुछ लोग बोलने आ गए, चले गए, इतना आसान नहीं होता है। और वो भी तब जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जब हम मशीनी होते चले जा रहे हैं, संवेदना खत्म हो गई है। ऐसे में साहित्य के प्रति लोगों को लाना, जितने भी लोग लाए, मैं समझता हूँ कि जब मकान बनता है ना, तो सिर्फ वो जो चिनाई करता है या पत्थर लगाता है या घुड़ाई करता है, उसी का काम नहीं होता। वो जो रेत उठा के लाता है उसका भी काम होता है। हर चीज़ का बहुत बड़ा योगदान होता है। एक व्यक्ति को भी अगर आप ले आते हैं तो उससे बड़ा काम कुछ नहीं होता। और मुंबई जैसे शहर में जहाँ पे कंक्रीट का जंगल है, वहाँ साहित्य का पौधा लगाना और ये फेस्टिवल करना, मैं साधुवाद देता हूँ स्मिता को, इस परिश्रम के लिए, इस मेहनत के लिए और इस सोच के लिए। मैम आपके शब्द सर आए यहाँ पर अपने कीमती समय देके, जो 12 से 13 घंटा शूट होता है, 15 घंटे शूट होते हैं, वो शूट छोड़कर आपके लिए आए, आपके समय दिया, क्या कहना चाहेंगे सर के लिए? बिल्कुल, जो उन्होंने कहा वही बात है कि ये इतना मानते हैं कि साहित्य को, स्पेशली ऐसे लोग को जो साहित्य की सेवा में कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ जाके ये अपना कमर्शियलाइजेशन नहीं सोचते और 5 साल से ये आते हैं हमेशा। और जब भी मैंने बुलाया है इन्हें, उन्हें हमेशा पता है कि यहाँ पर किस तरह की कोशिश हो रही है। ख़ासतौर पे अपनी जो राष्ट्रभाषा है हिंदी भाषा के लिए हम लोग इतना काम कर रहे हैं। हिंदी में हम लोग टीनेजर्स की किताबें छाप रहे हैं लिटोफेस्ट इंक के अंदर। तो ये बहुत बड़ी जद्दोजहद है। इतना आसानी से टीनेजर्स को हिंदी में लिखने को प्रोत्साहित करना बहुत बड़ी बात है। पिछली बार जो हमने किताब छापी थी अलगोजी की धुन पर, वो किताब फ्रेंच में अनुवाद हो गई है उसका, वो इतनी सफल हो गई। तो इसीलिए इस साल की कुछ किताबों से भी हमें उम्मीद है कि ये यंग बच्चे जब अपनी भाषा में लिखेंगे और हमारी तरह अपनी भाषा में बोलेंगे तो बहुत खुशी होगी मुझे। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अंग्रेज़ी भाषा बहुत अच्छी है, लेकिन ये हमारी भाषा तो नहीं है। इसीलिए जब हमारे बच्चों को या हमारे लोगों को अंग्रेज़ी भाषा के लिए कहीं ना कहीं ह्यूमिलिएट किया जाता है कि अरे आपको इंग्लिश नहीं आती, ऐसा एक्सप्रेशन हम हिंदी के लिए कभी नहीं देते। हिंदी नहीं आती यार मुझे, हम मजाक में क्या देते हैं। आई डोंट थिंक सो इज़ द राइट वे ऑफ सेइंग। अपनी भाषा में ज़रूर आनी चाहिए और उसके लिए जो हम कोशिश कर रहे हैं, आई थिंक उसमें हमें बहुत सारे लोगों का साथ लगेगा। स्पेशली शैलेश जी जो हर बार यहाँ पर उपस्थित होकर ये साबित ज़रूर कर देते हैं, चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ। सर हाल ही में 11 साल कंप्लीट हो गए शो को, काफ़ी क्या कहना चाहिए आपके व्यूअर्स के लिए? 11 साल तक, आजकल 6 महीने शो टिकते नहीं है और आपके शो 11 साल टिका हुआ है, दर्शकों का प्यार। जी बस प्यार, और इसका कोई जवाब ही नहीं हो सकता। अगर दर्शकों का प्यार नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। फिर क्या, अगेन मैं कहूँगा साहित्य की जीत है। तारक मेहता जैसे लेखक जिन्होंने चित्रलेखा में इतने वर्षों तक, अगर ये कैरेक्टर्स नहीं गढ़े होते तो हम इतना नहीं पढ़े होते। और सर हाल ही में जो देश में जो डिसीजन लिया है 370 हटा दिया गया है कश्मीर में, उसको लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी प्रतिक्रिया, मैं बेहद खुश हूँ, मैं बेहद प्रसन्न हूँ
और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। एक 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 सड़ी गली व्यवस्था जो हम धो रहे थे उसको मिटाने का काम हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री श्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को इस निर्णय को लेने का। ऐसा निर्णय लेने वाला कोई आया तो सही, जिसने देखा तो सही, जिसने सोचा तो सही कि ऐसा किया जाना चाहिए। क्यों कब तक हम धोते रहेंगे? तो ये देश की एकता को बढ़ाने वाला एक बहुत बड़ा कदम है। ये पूरे देश के लिए, पूरे देश को एक करने वाला और हमारे कश्मीरी भाई बहनों के लिए बहुत तरक्की लाने वाला कदम है। उनके लिए क्या मैसेज है कश्मीरी यूथ के? कई लोग भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहिए कश्मीरी यूथ के लिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, बहुत आसान होता है पत्थर उठाना। कुंवर बेचैन अपने एक शेर में कहते, मुझे शेर याद है कि जितने लोगों ने पत्थर फेंके उन्होंने उसकी एक घर चुन लिया। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं यही कहना चाहूँगा युवा वर्ग से कि आप इस देश की मुख्य धारा में जुड़ें, आप पढ़ें, बहुत सारे अवसर हैं, पैदा होंगे और आप तो रहते वैसे ही स्वर्ग में है, जन्नत है। इतनी खूबसूरत जगह में रह के, इतने खूबसूरत मुल्क में रह के हिंसा के, आंदोलन के ख्याल आने ही नहीं चाहिए, आगे बढ़ने के ख्याल आने चाहिए। और अब पूरा देश आपके साथ है, 130 करोड़ लोग आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जैसे सभी लोग कह रहे हैं, मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, जहाँ पे सुशांत सिंह जी, हेमंत भार्गव जी, शैलेश लोढ़ा जी, किरण नगर जी जो पहले ही साल से इसका पार्ट है, वो सब बात कर रहे हैं कि लिटो फेस्ट के लिए हर साल आते हैं विदाउट फेल, चाहे उनका जो भी स्केड्यूल हो। जैसे आज सुशांत का बहुत ही बिजी स्केड्यूल था, उनकी अगली फिल्म छिछोरे की प्रमोशन चल रही है, लेकिन उसमें सबब से यहाँ तक आना और इतना टाइम देना, आई थिंक ये अपने आप में साबित करता है कि उनका जो ट्रस्ट है इस प्रॉपर्टी में, वो हमेशा कहते हैं कि बहुत अच्छा काम हो रहा है और ऐसे काम को निरंतर करना चाहिए, इसमें कोई रोक नहीं आनी चाहिए। ओके, लिटो फेस्टिवल के लिए काफ़ी आजकल का जो लिटरेचर है वो ख़त्म होते जा रहा है और मैम इस समय आपने बढ़ावा दिया है, ये प्रेरणा कहाँ से आती है आपके पास? तो ये प्रेरणा वहीं से आई है कि जब हम पढ़ते थे बहुत सालों पहले, तो हिंदी साहित्य होता था सिलेबस में, लेकिन आजकल के जो बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ हिंदी साहित्य का नामो निशान ही नहीं है। अंग्रेज़ी साहित्य हम ज़रूर पढ़ रहे हैं, सो विलियम शेक्सपियर है, लेकिन सुमित्रा नंदन पंत नहीं है, महादेवी वर्मा नहीं है। तो ये अजीब सा दौर है जिसमें किसी ने ध्यान ही नहीं दिया है। तो मैं ये तो नहीं कहती कि मैं उनको वापस ले आऊँगी, बट एटलीस्ट थोड़ा बहुत हिंदी पढ़ें, थोड़ा बहुत वो लेगेसी पढ़ें जो हमारे पास है। और इसीलिए जब हमने गाँव अडॉप्ट किए तो वहाँ पे फ्री लाइब्रेरी स्थापित की, ताकि बच्चे हमारे जो हिंदुस्तान का लिटरेचर है उसको पढ़ें, उस साहित्य को पढ़ें और जानें कि क्या है, क्योंकि 10 साल बाद तो ये सब नहीं रहेगा। साथ ही साथ आपने एक ग्लोबल इनिशिएटिव लिया है, उसके बारे में कुछ बताइए। इस साल का क्या है? एक ऑलरेडी 1 चैप्टर आपने कंप्लीट किया है और ये नया चैप्टर है, उसके बारे में कुछ बताइए। सो ग्लोबल चैप्टर लंदन पार्लियामेंट में हुआ था लास्ट ईयर। बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए भी कि पहली बार एक छोटा सा फेस्टिवल जो 4 ही साल पुराना था, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाकर इतने दिग्गज लोगों के बीच में उस कार्यक्रम को हमने रखा और बहुत ही कमाल का रिस्पांस आया। इनफैक्ट लंदन से इस बार हमें फिर बुलावा आया है, लेकिन वैनकूवर में हम सोच रहे हैं, क्योंकि हम विश्व के हर हिस्से में जाकर इस फेस्टिवल को करना चाहते हैं, ताकि लिटरेचर, साहित्य, कल्चर और म्यूज़िक को हम ज़्यादा प्रमोट कर सकें। तो नवंबर के अंदर हम लोग वैनकूवर में जाएंगे और मोस्टली हो सकता है नवंबर में हम एक बार फिर से हाउस ऑफ लॉर्ड में चले जाएं। जैसे कि आज मुंबई में हुआ है, तो अलग अलग राज्यों में कभी आपका है दिल्ली जैसे मेट्रो शहर में जाए? मैं करना तो बिल्कुल चाहूँगी, लेकिन जैसे कि मैंने अपनी स्पीच में भी कहा था कि ऐसे फेस्टिवल्स में स्पॉन्सरशिप्स बहुत चैलेंज का काम होता है और ये बिना फंड के नहीं हो सकता। तो अगर मेरे पास स्पॉन्सरशिप्स आएंगी तो मैं ज़रूर करूँगी। ये बॉम्बे की स्पॉन्सरशिप बहुत चैलेंजिंग काम है। थैंक यू सर। 2 दिन का फेस्टिवल होता है मुंबई में पिछले 5 सालों से, ये हमारा 5वां साल है और इसके अंतर्गत संगीत, सिनेमा, साहित्य, कल्चर से रिलेटेड बहुत सारी पर्सनालिटीज़ और डिग्निटरीज़ आते हैं। तकरीबन इन 2 दिनों में 100 ऐसे स्पीकर्स आएंगे जो अलग अलग सब्जेक्ट्स पर बात करेंगे। जैसे आज शुरुआत में आपने देखा मजनू का टीला पहली बार मुंबई में परफॉर्म किया गया बाय राजशेखर जी। सुशांत सिंह राजपूत पहली बार किसी लिटरेचर फेस्टिवल में इस तरह से आए हैं, क्योंकि बॉलीवुड हमेशा इन चीज़ों से दूर रहता है, एक दूरी बनाकर रहता है, लेकिन सुशांत सिंह जैसे लोग हैं जो एजुकेशन में और हेल्थ में बहुत सारा काम कर रहे हैं, इसीलिए वो समझ सकते हैं कि ये जो एक NGO एक्टिविटी है लिटो फेस्ट बेसिकली, सो ये दुनिया का एक ही ऐसा फेस्टिवल है जो कि चैरिटी फेस्टिवल है। तो यहाँ से अगर हमें कोई इनकम होती है तो वो हम अपने जो गोद लिए हुए गांव हैं वहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं। वहाँ पे एजुकेशन में, स्कूल बिल्डिंग्स में, एजुकेशन, सोलार पावर, फ्री लाइब्रेरीज़, उसके अंदर हम ये पैसा यूज़ करते हैं। इसके आगे की कोशिश ये है कि जब हम ग्लोबल चैप्टर्स करते हैं उसके अंदर उम्मीद है कि
जैसे हमने लंदन में किया था, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा हिंदुस्तानी ताकत है जो वहाँ रह रही है NRI लोगों के रूप में। उनसे रिक्वेस्ट करके हम कुछ डोनेशंस यहाँ लाना चाहते हैं। अगर ऐसे हम स्ट्रेंथ जुटा सकें तो हम कितनी सारी जो है स्ट्रेंथ वो इंडिया में ला सकेंगे रूरल विलेजेस में। और आई थिंक ये बहुत बड़ी बात होगी, और यही वजह है कि वैंकूवर में भी हम लोग एक अपील करने जा रहे हैं। जितनी भी हिंदुस्तानी जनता है वहाँ पर, उनको इनवाइट किया जाएगा, उनसे बात की जाएगी कि शायद आपकी जो इनकम है उसमें से मे बी 5% अगर आप डोनेट करना चाहें हिंदुस्तान को, जो सही तरीके से जा रहा है गांव में, जो कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीका है, आई थिंक दे शुड अग्री एंड आई एम वेरी होपफुल दैट दिस विल हैपन। ये दही गांव है शाहपुर डिस्ट्रिक्ट में, और तकरीबन 2000 घर हैं वहाँ पे, जिसमें से 400 घर ट्राइबल्स हैं। तो दुख की बात ये थी क्यों ये गांव चुना गया, क्योंकि कोई भी फैसिलिटी नहीं थी वहाँ पे। 10वीं 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए एक स्कूल था नाम मात्र का, लेकिन उसमें ना दीवारें थी ना छत थी, और बच्चे कैसे पढ़ रहे थे मुझे नहीं समझ में आता है। उस स्कूल को बनाया गया बाकायदा, और उसके अंदर सारा फर्नीचर, उसकी लाइब्रेरी, उनकी एजुकेशन ट्रेनिंग पर ध्यान दिया गया। एक बहुत चमत्कारी बात ये थी कि उस स्कूल के सारे जो शिक्षक थे वो बिना कोई सैलरी के बच्चों को सालों से पढ़ा रहे हैं। हालांकि वो गवर्नमेंट है, लेकिन उनकी 17 सालों से कोई सैलरी नहीं मिली है, लेकिन एक पैशन था उनका कि अगर हम ही नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चे जाएंगे कहाँ। सो जब वो लोग ये सोच सकते हैं तो मुझे इस चीज़ ने बहुत उत्साहित किया कि मुझे भी थोड़ा कुछ करना चाहिए। बहुत ही अच्छा, गांव वालों ने पूरा ऐसे गांव और अपने दिल खोल दिए, बिकॉज नेचुरली, क्योंकि उन्हें ये तो समझ में आई गया जब अनूप चलोटा जी, डॉक्टर राधा कृष्ण पिल्लाई जैसे लोगों को हम गांव में ले गए, तो उन्हें ये तो समझ में आ गया कि जेन्युइन लोग हैं जो जेन्युइनली कुछ काम करना चाह रहे हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट से कोई सहायता नहीं ली है, और हम अपने ही रेस किए हुए फंड या अपने फंड से ये काम करना चाह रहे हैं, बिकॉज एक पैशन है, एक शुरुआत करनी है। और मुझे बहुत विश्वास है, जो स्टेज पर आज लोग खड़े हुए थे, अगर ये लोग एक एक अपील भी करेंगे तो बहुत सारा कारवां हमारे साथ होगा। चलते चलते आखिरी सवाल, अभी आपने सुना रिया ने कुछ कविता पढ़ी, बिटिया भागी हुई बिटिया, जी, भागी हुई लड़कियाँ, हाँ। कैसा सो भागी हुई लड़कियाँ जो है, आप भी कविता लिखती हैं जी, सो ये भागी हुई लड़कियाँ कॉन्सेप्ट इसलिए बनाया है कि हमारे देश के बहुत जाने माने कवि हैं आलोक धनवा जी, उनकी एक कमाल की क्रांतिकारी कविता है भागी हुई लड़कियाँ, जो पंकज दुबे ने पढ़ी थी पहले। ऐसी सामंतवादी कविता लिखने वाले आलोक धनवा जी कितने सालों पहले उन्होंने लिखी थी, जब वो ये धारणा थी उनकी। और उनके सामने मैंने अपनी एक कविता पढ़ी थी पटना फेस्टिवल में, जब मेरी पहली किताब वहाँ लॉन्च हो रही थी, दूसरी औरत। तो मैंने उसमें वो दूसरी औरत का वो पार्ट सामने रखा था जो ज़माना नहीं देखता, उसको ढकना चाहता है, क्योंकि हम किसी दूसरी औरत की बात नहीं करना चाहते। तब जब उन्होंने वो सुनी थी तो स्टेज पर आकर उन्होंने खुद मुझे सम्मानित करके गले लगा के ये कहा था कि स्मिता, मुझे तुम में वो भागी हुई लड़कियों की झलक नज़र आ रही है, तो इसको बरकरार रखना। तो यही कोशिश है कि भागी हुई लड़कियों में हम ऐसी मोहतरमाओं को ज़रूर रिसाइट कराएंगे जो इस तरह से सोचती है। इसका मतलब ये नहीं कि लड़कियां कहीं गलत तरीके से भागी हैं, वो समाज और रीति रिवाज की कहीं ना कहीं जो एक बंधन है उससे भाग कर, उससे दूर जाकर अपनी खुद की अलग दुनिया बसाना चाहती है, एक अपने तरीके से। जी जी, उसका सारांश ये है कि किस तरह से दूसरी औरत घुट घुट कर तन्हाइयों में, अंधेरों में जीती है। उसको मोहब्बत तो मिलती है, उसको रहमतें तो मिलती हैं, लेकिन बंद कब्रों में। उसको कोई नाम नहीं मिलता, उसकी कोई पहचान नहीं होती, और वो ऐसे ही ज़िंदगी निकाल देती है। तो सोचिए, वो एक आदमी को इतना जी जान से प्यार करती है जो उसका पति भी नहीं है, जो उसको नाम भी नहीं दे सकता, लेकिन वो उस पर निसार हो जाती है। तो ये उसके दर्द की दास्तान है। और आने वाला कोई मेरी एक खुशी की बात है कि वाणी प्रकाशन इसी फेस्टिवल में मेरी एक कहानी संग्रह था, जो मैं 15 साल की थी तब राजस्थान साहित्य अकेडमी ने उसको पुरस्कृत किया था, जिसका नाम हमने अब बदल दिया है केसरिया बालम, और वाणी प्रकाशन के बैनर के तहत वो लॉन्च हो रहा है इस साल। आज की खास ये है कि आज तो अवार्ड्स हैं शाम को, जो देश के जाने माने हमारे जर्नलिस्ट हैं और हमारे देश के जाने माने जो लिटरेचर लेजेंड हैं उनको अवार्ड दिया जा रहा है। उसी सेम मंच पर ऐसे यंगस्टर्स को अवार्ड दिया जा रहा है जो पहली बार लिखे हैं, और उनको उत्साहित करने के लिए हम इन्हीं लेजेंड से उनको अवार्ड दिलाते हैं। बाद में सजदा है, जो कि विजयवर्धन साहब बहुत ही कमाल का रिसाइट करते हैं, एक म्यूज़िकल बैंड है,
कल अश्विन सांगी जी हैं, कल कृष्ण प्रकाश जी हैं विद कर्नल ललित राय जो कि हमारे कारगिल वॉर हीरो हैं, जो बात करेंगे टेररिज्म के ऊपर, और ऑल्सो 370 जो आपके मित्र को ज़रूर इंटरेस्ट होगा उसमें, तो इसके क्या प्रॉज एंड कॉन है उसके बारे में बात की जाएगी। अशोक चक्रधर जी हैं हमारे बीच में जो बात करेंगे। एक बहुत ही कमाल का और यूनिक डिस्कशन होने वाला है जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ, वो है महाराष्ट्र रूल्स। तो दिग्गज लोग जो महाराष्ट्र के हैं, जैसे विजय कुमार गौतम जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी महाराष्ट्र हैं, सुमित मलिक जो चीफ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर महाराष्ट्र हैं, पराग जैन जी जो इतने सालों से सर्विसेज में हैं, और उनके साथ बात करेंगे विजय वर्धन जी जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं। ये लोग बात करेंगे कि कैसे ये दिग्गज पिलर्स मिलके महाराष्ट्र जैसे इतने बड़े स्टेट को साथ में चलाते हैं, तो उसके क्या प्रॉज है क्या कॉन्स है। एक लाइट हार्टेड बात होगी जिसमें पॉलिटिक्स और उस तरह के इश्यूज़ को ड्रैग नहीं किया जाए, लेकिन ये एक इतिहास है कि ऐसे लोग साथ में मंच पे बैठ के बात करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। I hope we have many such. The Little Face also is now a permanent fixture in Bombay, and I really hope that people start reading good stuff. There are certain people whose books are always bestsellers, etc. But this is Bombay. Whether we like it or not, it is one of the most cultured cities, and yet I suspect that readership-wise, there are not too many readers who have superb understanding and taste. ये जो परंपरा है, ये रवायत है, ट्रेडिशन है, मैं 3 शब्दों का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि तीनों भाषाओं को महत्व यहाँ पर मिलता है। और मुंबई जिसको फिल्म नगरी माना जाता है, वहाँ साहित्यिक रुझानों को, संस्कारों को और उसको बड़े वसी, बड़े व्यापक पैमाने पे उसको देखने, सोचने, समझने का मौका इस मेले में मिलता है। जितने भी झमेले हैं वो फिल्में दिखा देती हैं, लेकिन मेले में हम अकेले नहीं होते। ये हमारे उस अकेलेपन को तोड़ता है जो हमें साहित्य के साथ सरोकारों के रिश्ते पैदा होने देने में एक नकारात्मक भूमिका अदा कर रहा होता है। आप जानते हैं कि पहले बड़े बड़े साहित्यकार यहाँ फिल्में लिखने के लिए आया करते थे, लेकिन थोड़े दिन बाद लौट जाया करते थे क्योंकि एक समझौता करना उनकी मजबूरी बन जाता था। फिल्म की व्याकरण की मांग अलग होती है और साहित्य की अलग होती है, लेकिन ये मंच ऐसा बना है जो साहित्यिक मूल्यों की रक्षा करते हुए हमारे जनमानस तक बात पहुंचाने के जितने भी विधान हैं उनका इस्तेमाल करता है, और स्मिता उसमें लगी हुई हैं। एक बार और भी मैं पहले आ चुका हूँ, तो प्रेम की, रस की, नवरस की और बेबस की जितनी भी दास्तान हैं वो दास्तान गोई यहाँ होती है, किस्सा गोई होती है, और हम सब एक दूसरे से मिल पाते हैं। साहित्यकार से मिले। अभी पिछले सेशन में चित्रकार भी थे, साहित्यकार भी थे। साहित्यकारों ने अपना साहित्यिक रचनाओं का पाठ किया, चित्रकारों ने उसी से प्रेरित होके, शब्द से प्रेरणा लेके तस्वीरें बनाई। तो ये एक मीडिया, एक शैली कैसे दूसरी में रूपांतरित हो जाती है, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और कैसे किसी ट्रेडिशन का आगे बढ़ने का एक रास्ता खुलता है, क्योंकि इतने जवान यहाँ बैठे हुए हैं। इसको मैं कहूँगा परंपरा के प्रदान की प्रक्रिया। ये सब हम सब मोड ऑफ नॉलेज ट्रांसफ़र हैं, जितनी जिसके पास है उतनी हम देने के लिए आए हैं। अब इन्होंने बुलाया है, ये पारीख तो हैं ही, पारखी भी हैं, और एक से एक अद्भुत लोगों को यहाँ बुलाती हैं, और सब
चले आते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं लिटो फेस्ट के लिए। स्मिता जी, आप क्या कहेंगे अशोक बहुत के बारे में? कोशिश हो गई थी आज, कुदरत की भी और कुछ ऐसे वक्त की भी कि आज नहीं आ पाते आप, जी। लेकिन हमने कमर कस ली थी कि कैसे भी वो आए। और जब तक आप फ्लाइट में बैठे नहीं, मैं अपडेट लेती रही वहाँ पे। अच्छा बैठ गए फाइनली, तो मैंने एक चैन की सांस ली, बिकॉज इनका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज लिटरेचर लेजेंड अवार्ड अशोक चक्रधर जी को उससे सम्मानित किया जा रहा है। तो वो खुद इस मंच पर रहेंगे और अपने हाथों से उस अवार्ड को एक्सेप्ट करेंगे। उससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। आई थिंक आप यहाँ आए और कितनी खुशी होगी सर जब ये तो एक देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं अनिर्वचनीय होती हैं, उनको बता पाना बेहतर नहीं है। पहले मिलने दीजिए, उसका स्पर्श कर लूँ मैं, उसको उसका रूप स्वरूप देख लूँ और फिर अपने आप से उसका आकलन करूँगी तो इस लायक है भी कि नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस अशोक जी लायक कुछ समझा। मैसेज देना चाहेंगे युवाओं को जो इससे युवाओं से मुझे न केवल आशाएं हैं, बल्कि उनके प्रति मेरी बड़ी चुंबकीय आकर्षण वाली चीज़ है। यहाँ आया हूँ युवाओं के लिए। लोग कहते हैं कि कविता जा रही है, साहित्य मर रहा है। ना, ये धारणा गलत है। सोशल मीडिया पर एक से एक अच्छा कवि मुझे पढ़ने में आता है, एक से एक अच्छे नौजवान लोग नए जज्बात और नए हालात के साथ इंसानियत के अपने अलग अलग जो प्रस्फुटन हैं उनको ला रहे हैं। तो मैं उनके लिए जीना चाहता हूँ, जितनी उम्र मेरे पास है। मैं उनके लिए एक झूला बनना चाहता हूँ कि वो आएँ, मुझ में झूलें और मैं उनको ऊपर तारों को तोड़ने तक का झोंटा दे दूँ। सो लिटो फेस्ट थोड़ा रीसेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन इन कंटिन्यूएशन विद दिस न्यू वेव जिसने हमारे देश को, दुनिया को ग्रिप कर लिया है, एंड दैट वेव एक्चुअली एट्रीब्यूट्स टू पोएट्री एंड आर्ट एंड रेसिटेशन। एंड आई थिंक पोएट्री, लिटरेचर इज सॉफ्ट पावर, और उसका एक रेनेसां पीरियड चल रहा है वेयर दिस ह्यूज फेज ऑफ एवरीबडी लविंग आर्ट एंड कल्चर एंड पोएट्री इज कमिंग बैक। दिल्ली में होता है रेख्ता, जश्न अदब होता है, लिटो फेस्ट यहाँ हो रहा है। तो आप देखिए कि लोगों का एक बार फिर से दिलचस्पी, उनका इंटरेस्ट लौट रहा है कविताओं में, नज़मों में, गज़लों में, बंदों में, और ये बहुत अच्छी बात है। हमारा जो पैनल था वो इस पे था, उसका जो उन्वान था, जो टाइटल था वो था भागी हुई लड़कियां, जिसको हमने इस तरह से भी इन्फर किया कि इसका मतलब ये भी है कि बागी हुई लड़कियां, यानी वो जो नॉन कन्फॉर्मिस्ट हैं, वो जो सारी जंजीरों को तोड़ देना चाहती हैं। कुछ तो रहेंगी हमेशा, लेकिन जो ज़्यादा बड़ी जंजीरें हैं उनको तोड़ने की अब ज़रूरत थी। उससे बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, और अशोक चक्रधर जी भी हमारे साथ थे। बहुत सारी औरतों की भी पर्सपेक्टिव से बातें हुई, मर्दों के भी, क्योंकि क्या है कि भागना और बागी हो जाना ठीक है अपने आप में, लेकिन उनका भी शुक्रिया करना चाहिए हमें, उन मर्दों का, उन पुरुषों का जिन्होंने हमें बागी होने दिया, जिन्होंने हमें भागने दिया। तो यही हल्की फुल्की बातें हुई और कुछ बहुत संजीदा बातें हुई। और असली बात तो ये है कि दरअसल जेंडर्स के बीच में कोई वॉर न कभी थी, न कभी है और न कभी होगी, और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है, एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं है। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, फिर ज़माने का क्या है, हमारा ना हो। तो देखें, हम लोग के पास तो एक छोटी सी कलम की ताकत है। एक शेर मैं कहना चाहूँगी कि गज़लें कहना खेल नहीं है, पूछें हम फ़नकारों से। गज़लें कहना खेल नहीं है, पूछें हम फ़नकारों से। हम सब लोहा काट रहे हैं कागज़ की तलवारों से। तो मुश्किल काम है, और लेकिन बहुत ज़रूरी काम है। और पोएट्स और सहाफ़ी और राइटर्स जो हैं, तो एक जनरेशन को ज़िंदा रखते हैं, और जो हमारी जनरेशन की जो कहानी है वो आगे आने वाली जनरेशन तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर होती है। तो एक बहुत ज़रूरी काम है, बहुत ज़रूरी ज़िम्मेदारी है जो हम लोग निभा रहे हैं, और खुशनसीबी से निभा रहे हैं, अच्छा लगता है। और मैं उर्दू की पोइट्री करती हूँ। मुझे जब मैं उर्दू की पोइट्री पढ़ती थी तो मुझे अक्सर ये अफसोस होता था कि बड़े भारी भरकम अल्फाज होते हैं जो मैं समझ नहीं पाती हूँ। और मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन के बहुत सारे लोगों के साथ यही है मसला कि उनको उर्दू शायरी पसंद तो बहुत है, लेकिन इतने भारी लफ्ज़ होते हैं कई दफ़ा जिनके मायने नहीं पता होते, उसकी वजह से शेर समझ में नहीं आते। गालिब के, मीर के, फैज़ की शायरी अक्सर लोग इस वजह से नहीं पढ़ पाते क्योंकि उनको
बहुत भारी भरकम उर्दू के अल्फाजों के मतलब नहीं समझ में आते। तो मेरी अपनी एक छोटी सी कोशिश ये होती है कि मैं जब पोइट्री करूँ, मैं जब कोई नज़म लिखूँ या कोई गज़ल लिखूँ, तो हमेशा आसान लफ्ज़ों का इस्तेमाल करूँ ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। तो ये एक छोटी सी चीज़ मैं पोइट्री करते वक्त ध्यान में रखती हूँ। उसी तरह की मैंने कुछ नज़में आज भी सुनाई। एंड स्मिता जी, आई थिंक शी इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब इस स्केल पे, इस पैमाने पे, और इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट करना बारिशों में। आई नो वीकेंड है लेकिन फिर भी बहुत हेक्टिक लोगों के स्केड्यूल्स होते हैं, सबको मैनेज करना, ऑन टाइम पे सारे सेशंस को एग्जीक्यूट करना, और इतनी अच्छी ऑडियंस, इतना वेल अरेंज सारे सेशंस। बहुत मज़ा आया परफॉर्म करके, बहुत मज़ा आया अपनी नज़में सुना के। एंड शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन। It's just great to be in her company, and it's a mammoth undertaking that she has taken to curate these festivals, to organize them, to execute them. सब कुछ करती हैं, so hats off to her. की ज़ुबान में मैं इस तरह की भाषा इस्तेमाल करूँ कि सुनो प्रतिष्ठा, किसी भी समस्या की तुलनात्मक मीमांसा के लिए उसके तदर्थ भाव एवं मूल भाव का सामंजस्य आवश्यक होता है। हाँ, और केवल भाषा का पारिमार्जित होना आवश्यक नहीं, भाषा के साथ साथ बिंबों, प्रतीकों, फंतासियों का गठन भाषा को परिवेश की परिपाटी में बांधता है। तो ये कहीं की भी भाषा नहीं है, ये लैंग्वेज वर्सेस लिंगो, लिंगो वर्सेस लैंग्वेज जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, ये उसका एक उदाहरण तो ये है कि ये वाली हिंदी जो थोपने की कोशिश की जा रही है पूरे देश में, सरकारी हिंदी इसलिए नहीं चल रही क्योंकि इसकी जड़ें कहीं नहीं है। जब कोई ज़ुबान पैदा होती है तो उसमें रवानगी होती है, वो वक्त के साथ बदलती भी है, हालात के साथ बदलती भी है, जैसे हालात होते हैं वैसे ज़ुबान बनती है। दूसरा मैं आपको उदाहरण देता हूँ, दो मेरे हाथ में है तो बहुत बेहतरीन लेखिकाएं। आप ये मत माने कि आप अकेली महिला हैं यहाँ पर, आप नहीं, आप मुझे महिला मान ले तो हम 33% हो जाते हैं इस पहले रिजर्वेशन हो गया। कुर्तुलेन हैदर, वन ऑफ आवर फाइनेस्ट माइंड्स, वन ऑफ आवर फाइनेस्ट राइटर्स। अब उनकी जुबान आप देखिए, उन्होंने लिखा तो उर्दू में था, अब हिंदी का अनुवाद करने की कोशिश की गई, उसका कूड़ा बना दिया गया। उन्होंने लिखा था मैंने मन के किवाड़ खोले रखे हैं, हिंदी अनुवाद में आकर मैंने हृदय के द्वार खुले रखे हैं। अब मन के किवाड़ खुले रखना और हृदय के द्वार खुले रखना दोनों में बहुत फर्क है। आई रियली फील कि कहीं सिया अगर हैं तो वो कहीं सोचती होंगी कि दोबारा ज़मीन फटी है और दोबारा मुझे इन्होंने समाधि दे दी है उसके अंदर। बिल्कुल। स्मिता पारिक महोदया ने जिस बेहतरीन तरीके से ये लिटोफेस्ट अर्थात साहित्यिक संगोष्ठी, परिचर्चा और संवाद का आयोजन करवाया है, वो सराहनीय और स्तुत्य है। इसमें संदेह नहीं, संदेह की गुंजाइश भी नहीं। शब्दों की सोशल फैक्ट्री हो या महिला पर विमर्श हो, जिसमें एक भागी हुई लड़की पर विमर्श की बात रखी गई थी, या फिर जो आज की का परिवेश है उस पर कल आतंकवाद और ऐसे मुद्दों पर भी एक चर्चा, एक बहस होने वाली है, और या फिर साहित्य का संगीत से जुड़ाव या भाषा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इन सारे मुद्दों पर जो चर्चा चल रही है वो बहुत ही मौजूद, बहुत ही समीचीन और बहुत ही प्रासंगिक है। वो संदर्भों से जुड़ी हुई, भाषा विश्लिष्ट से संश्लिष्ट होती है और फिर संश्लिष्ट से विश्लिष्ट होती है। अर्थात जब भाषा में बहुत अधिक कसाव आ जाता है तो वह आम जनता से दूर चली जाती है, और भाषा में अगर बहुत अधिक बिखराव आ जाता है तो वह साहित्य से दूर चली जाती है। इन दोनों पर काम करना और इन दोनों में सामंजस्य स्थापित करने का काम उस युग के साहित्यकार, रचनाकार और कलाकार कर रहे होते हैं, और इसी दिशा में उठाया गया ये बहुत ही सार्थक और सकारात्मक कदम है। एक
समर्थक के रूप में, एक विचारधारा को सशक्त करने वाले एक संबल के रूप में मैं इस लिटो फेस्ट में बुलाया गया या सहभागी किया गया। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद अर्पण करता हूँ। जय हिंद।